हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 65 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 66 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया, तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखा जाना चाहिए। आपका प्रश्न है, हड़प्पन संस्कृति में नगर सभ्यता के तत्वों का विश्लेषण कीजिए। उसके पतन के लिए उत्तरदायी कारक क्या थे। क्लियर। आपने उत्तर लिखा है, हड़प्पा सभ्यता अपने समकालीन सभ्यताओं में विकसित और उन्नत सभ्यता थी। यह इस सभ्यता को काफ़ी सुनियोजित ढंग से बसाया गया था, जिनकी महत्ता आज भी भारतीय समाज में देखने को मिलती है। हड़प्पा संस्कृति में इनकी नगर सभ्यता काफ़ी विकसित थी। यहाँ घरों, नालियों, सड़कों आदि को वैज्ञानिक तरीके से बसाया गया था। घरों को क्रमबद्ध तरीके से बनाया गया था, जहाँ के दरवाजा व खिड़कियाँ पीछे की ओर खुलते थे ताकि सड़कों के धूल कण घरों में प्रवेश ना हो। घरों के गंदे पानी को नालियों के माध्यम से बाहर निकाला जाता था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अनाजों के अधिशेष को रखने के लिए खाद्यान्न के रूप में अन्नागार का निर्माण करना, स्नानागार का निर्मित होना आदि इस सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कारक की बात करें तो इस सभ्यता का पतन किसी एक कारण से नहीं हुआ होगा, क्योंकि इस सभ्यता का विस्तार विस्तृत क्षेत्र में होने के कारण हम किसी एक कारक को जिम्मेदार नहीं मान सकते हैं। अतः इसके पतन में कई कारक जिम्मेदार होंगे। सुरक्षा, बाढ़, भूकंप, जलवायु परिवर्तन आदि कारक होंगे इस सभ्यता को पतन की ओर ले गई। साथ ही मध्य एशिया से आए आर्यों द्वारा आक्रमण को भी एक जिम्मेदार कारक माना जाता है। इस प्रकार सभ्यता का धीरे धीरे पतन हो गया होगा, लेकिन इसकी संस्कृति हमें आज भी भारतीय समाज में देखने को मिलती है। काफ़ी अच्छा आपने उत्तर लिखा है। खासतौर पर ये विश्लेषण जो आपने किया पतन को लेकर, ये काफ़ी बेहतरीन है। इसमें आपने उन सभी पक्षों के बारे में जानकारी दे दी और एक भविष्यगत निष्कर्ष के लिए आपने अपना उत्तर छोड़ दिया, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। बस मैं आपको यहाँ पर जिस चीज़ को देख रहा था या जो मेरे मन मस्तिष्क में चल रहा था कि आपको इस लाइन को अंत में उपयोग करना चाहिए, और आपने उस लाइन को अंत में उपयोग भी किया है, बट आपने इसको यहाँ पर उपयोग करके इसे रिपीट कर दिया। क्लियर। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप एक अपनी लाइन को अंत के लिए बचा कर रखें। आपको यहाँ पर इस लाइन का उपयोग नहीं करना है जब आपने वहाँ पर कर लिया। क्लियर। दूसरी चीज़ ये कि जब आप ऐसा उत्तर लिखते हैं तो आपके लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है कि शब्दों को किस प्रकार गुंथित किया जाए। तो आप इतनी सारी डिस्क्राइब लिखने के लिए या इतना सारा 3 लाइनों लिखने के लिए आप केवल एक लाइन का उपयोग कर सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता की जो नगरीय फीचर हैं वो सुनियोजित तथा सुविकसित थे, जिसे कृषि के अधिशेष, शिल्प के बढ़ावा व व्यापार वाणिज्य के उन्नतीकरण ने प्रमोट किया। क्लियर। आप ऐसे बस केवल एक लाइन में या 1.5 लाइन में 10 से 12 शब्दों में अपनी बात कह सकती हो। तो ये जो आपके 24 से 25 वर्ड चले गए, आप इन्हें बचा सकते हो। क्लियर। अब आप क्या करें, जैसा कि आपको पता है कि हम सबसे पहले आपके प्रश्न को इनकोड करेंगे। तो प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति में। देखिए यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहाँ पे तो संस्कृत लिखा है और नगर सभ्यता के फीचर पूछ रहा, जबकि संस्कृत तो हमेशा ग्रामीण होती है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, हड़प्पन संस्कृति यहाँ पे ये गलत लिखा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कई सारी संस्कृतियों ने मिलकर, कई सारी ग्रामीण संस्कृतियों ने मिलकर नगरीय सभ्यता को प्रमोट किया। और आपसे प्रश्न यही पूछ रहा है कि नगरीय सभ्यता के तत्वों के बारे में बताइए। आपसे ये नहीं पूछा कि हड़प्पा सभ्यता के नगर कौन से थे। अगर नगर पे पूछता तो यहाँ सभ्यता जरूर लिखा मिलता, लेकिन आपसे नगरीय सभ्यता के तत्व पूछे हैं, अर्थात वो ग्रामीण संस्कृतियाँ जो उस समय थीं, चाहे आहार हो, चाहे कुल्ली हो, चाहे आप देखोगे, एक और याद आती है, भूल गया मैं, चलिए, हाँ, आमरीनाल, ये सारी जो थी संस्कृतियाँ, ये जब डेवलप हुई तो इन्होंने किस प्रकार सभ्यता का रूप ले लिया। क्लियर। तो इस प्रक्रम के संदर्भ में आपसे इसने प्रश्न पूछा है, इसलिए इसने यहाँ पे संस्कृति शब्द का उपयोग किया है, वरना संस्कृति शब्द का उपयोग हमेशा ग्रामीण के लिए होता है, सभ्यता के लिए नहीं, नगरों के लिए नहीं होता है। क्लियर।
तो अब आप ये समझ गए। अब आपको ये पता होना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि नगरीय सभ्यता के वो तत्व कौन से होते हैं। और न केवल आपको यहाँ पर पता हो, बल्कि जब आप द्वितीय नगरीकरण पढ़ते हो, खासतौर पर 6ठी शताब्दी BC के आसपास, तो भी आप वहाँ पे द्वितीय नगरीकरण में कई बार फीचर देखते हो। फिर आप एक तृतीय नगरीकरण पढ़ते हो जब आप मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल के बीच के प्रोसेस को पढ़ते हो। हम लगभग इन तीनों प्रश्नों को सॉल्व करा चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, आंसर राइटिंग की ही सीरीज में हमने नगरीकरण मध्यकाल को काफ़ी डेप्थ में कराया, जिसमें कई सारे हिस्टोरियंस, चाहे इंदू की बात हो, चाहे BD बख्शी की बात हो, चाहे चंपकम लक्ष्मी जी की बात हो, सबको मैंने डिटेल में वहाँ करा दिया है। दूसरा, द्वितीय नगरीकरण को लेकर भी मैंने एक प्रश्न आपको करा दिया, जो फर्स्ट टाइम ही मैंने आंसर राइटिंग में कराया था, शायद 5वां या छठा पार्ट होगा। और साथ ही हमने आपकी प्रारंभिक नगरीकरण हड़प्पा के बारे में भी करा दिया और लगभग 2 से 3 प्रश्नों को सॉल्व भी कर दिया। बट यहाँ पे इस प्रश्न में आपको ये पता हो कि नगरीय सभ्यता के तत्व कौन से होते हैं, और अगर आपको ये पता चल गया तो आप किसी भी काल के नगरीकरण के सभ्यता को काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब कर पाओगे। क्लियर? तो आप जानते हो, वैसे तो वर्तमान संदर्भ में एक नगरीकरण की परिभाषा ये है कि 75% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर से इतर हो, जो बसाव हो वो सघन हो। आप ज्योग्राफी में पढ़ते होगे जब नगरीकरण के प्रोसेस को आप देखोगे, बट हमें यहाँ पे उसका उपयोग कम से कम करना है। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि नगरीय सभ्यता के अंतर्गत आता क्या क्या है। तो एक तो नगर आते हैं, दूसरा वो भवन आते हैं जो वहाँ पे बने होते हैं, ईंटें आती हैं जिनका उपयोग किया जाता है, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की सुरक्षा की बात होती है, आपदा मैनेजमेंट कैसा होता है। ये कई फीचर हैं जो आपके नगरीय सभ्यता के तत्वों के रूप में गिने जाते हैं। लेकिन जो ब्रॉड फीचर हैं, चाहे वो आजीविका का स्रोत द्वितीयक व तृतीयक की बात हो, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र क्या होते हैं, इनको हमने आपको इकोनॉमी की सीरीज में कंप्लीट करा दिया है। इंडियन इकोनॉमी जब हमने आपको कंप्लीट कराया था प्रीलिम की दृष्टि से, वहाँ पर हमने आपको बताया प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर कौन से होते हैं। प्राइमरी सेक्टर में हमने आपको एग्रीकल्चर और खनन से संबंधित बातें बताई थी। सेकेंडरी सेक्टर में उसी माल को, उसी कच्चे माल को उपयोग में लाकर विनिर्मित माल करना, वो सेकेंडरी में हमने आपको बताया था। ठीक, साथ ही आप देखिए बसाव सघन हो। अगला, शिक्षा विज्ञान जो कल्चर है उनका स्तर उन्नत हो, जीवन स्तर उन्नत हो। जब जीवन स्तर उन्नत की हम बात करते हैं नगरीकरण के अंतर्गत, तो क्या उन्नत हो, बेसिकली उनका भोजन कैसा था, उनका वस्त्र कैसे थे, मनोरंजन के साधन कौन से थे, उनका आवास कैसा था, एजुकेशन वो कैसी लेते थे, उनके अंदर स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसी थीं, उनके आभूषण कैसे थे। ये सारी चीज़ें आती हैं जीवन स्तर को लेकर। समाज वहाँ का कैसा था, वर्गीकृत था तो या बिना वर्गीकृत था। ये चीज़ें जब आपको पता हो जाएं तो आप नगरीय सभ्यता के लगभग सभी तत्वों को लिख सकते हो। आप क्या करो कि यहाँ पर एक ग्राफ बना दो छोटा सा, ऐसे आप यहाँ पे ग्राफ बना दो छोटा सा, मैंने काफ़ी बड़ा बना दिया। यहाँ पर आप लिख दो कि द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र हो, फिर लिख दो आप बसाव संघन हो, शिक्षा विज्ञान का उन्नत स्तर हो, जीवन स्तर उन्नत हो। जीवन स्तर में यहाँ पे कई सारे सब पॉइंट आप कर दो। क्लियर? समाज वर्गीकृत हो, और बीच में लिख दो नगरीय सभ्यता के तत्व, और फिर यहाँ पे एक एक को एक्सप्लेन कर दो। एक एक लाइन में, डेढ़ डेढ़ लाइन में सबको एक्सप्लेन कर दो, और कई बार तो एक साथ ही सबको एक्सप्लेन कर दो संयोजक शब्दों का उपयोग करते हुए। तो क्या होगा कि आपका इस पैरा में ये सारी बातें आ जाएंगी। क्लियर? दूसरे पेज से आप क्या करो कि पतन के बारे में बताओ। हालांकि आपने पतन काफ़ी अच्छा लिखा है, लेकिन आप इसको थोड़ा सिस्टमेटिक कर दो कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए कई बार हिस्टोरियन आकस्मिक की बात करते हैं तो कई बार क्रमिक की बात करते हैं। आकस्मिक के अंतर्गत वो क्या मानते हैं कि भूवर्तनिक विक्षोभ हुआ होगा, जल प्लावन आया होगा, आर्यों का हमला हुआ होगा, और अमलानंद घोष सरीखे लोग कहते हैं कि कालीबंगा तो अकाल मृत्यु का शिकार हुआ। समझ गए? ऐसे आप बता सकते हो। फिर आप क्रमिक में बता सकते हो कि पर्यावरण किस प्रकार डिस्टर्ब किया, बाढ़ ने किस प्रकार डिस्टर्ब किया, युद्ध होते रहे उन्होंने कैसे डिस्टर्ब किया, अलग अलग जो नगर थे उनके विलोपन के अलग अलग कारण थे, अर्थात सबका एक ही कारण नहीं था। साथ ही कई सारे उनके जो मूलभूत फीचर थे, जैसे कि उनके जो एग्रीकल्चर सिस्टम था उसका ह्रास हो गया,
उनका जो नगरीकरण के जो फीचर्स थे वो समाप्त हो गए, उनका जो उन्नतीकरण था समाज का वो समाप्त हो गया, वर्गीकरण उनका जो था वो समाप्त हो गया। तो जो उनके मूलभूत फीचर थे वो भी पतन के कारण थे। फिर आप लिख दो कि उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि पतन के किसी भी एक निष्कर्ष पर पहुंचना अन्य निष्कर्षों या अन्य कारणों को अप्रासंगिक बना देते हैं, अतः ये अभी रिसर्च का विषय है। और ऐसे करके आप अपना निष्कर्ष लिख सकते हैं। क्लियर? तो आप ये फीचर याद रखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो आप नगरीय तत्वों को लिख सकते हैं, बट आप जब सेकेंड नगरीकरण लिखेंगे या जब आप थर्ड नगरीकरण लिखेंगे या आप फोर्थ करंट का लिखेंगे, तो आपको अगर ये फीचर पता है नगरीकरण से संबंधित, खासतौर पर जैसे स्मार्ट सिटीज़ में बन रही है, अब स्मार्ट सिटी के संदर्भ में वही व्यक्ति लिख सकता है काफ़ी अच्छे से जिसको ये सारे पॉइंट पता होंगे कि हाँ इसमें शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, भोजन की व्यवस्था कैसी है, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कैसा है, आपदा मैनेजमेंट कैसा है। ये सारे अगर फीचर हैं तो आप किसी भी नगरीकरण को लिख सकते हो। क्लियर? तो उम्मीद है आपको ये उत्तर काफ़ी अच्छा लगा होगा, इसका फ्रेम आपको समझ में आया होगा, साथ में आपको कुछ नए पॉइंट्स मिले होंगे। मिलते हैं अब आपके द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।